हाल ही में चीन के व्यापार के आंकड़ों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि उसने $1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ से अधिक का व्यापार सरप्लस हासिल किया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि वह वैश्विक व्यापार में सबसे प्रभावशाली ताकत बन चुका है। इस संदर्भ में भारत के लिए ये केवल एक आर्थिक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक गंभीर चुनौती भी है जो व्यापार, उत्पादन और भू राजनीति के स्तर पर प्रभावित कर सकती है। इसलिए भारत को तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए और उचित नीतिगत कदम उठाने चाहिए। डेटा की कमी, कार्यक्षमता पर सवाल। चीन जहां लगातार अपने व्यापार से संबंधित सटीक और विस्तृत आंकड़े प्रस्तुत करता है, वहीं भारत को बुनियादी आर्थिक आंकड़े जारी करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, भारत सरकार ने महीनों से निर्यात आयात के आंकड़े जारी नहीं किए हैं। ये देरी सरकारी कामकाज में कमियों को उजागर करती है, जिससे सही निर्णय लेने और प्रभावी नीतियां बनाने में रुकावट आती है। इसके अलावा 2024 की शुरुआत में मासिक जीएसटी संग्रह के आंकड़ों में भी देरी देखी गई थी। यही नहीं, भारत में समय पर जनगणना भी नहीं हो रही है। 2011 में हुई पिछली जनगणना के बाद 2021 में होने वाली जनगणना अब तक लंबित है। फलस्वरूप 3 साल की इस देरी से नीति निर्माताओं और हितधारकों को देश के सामाजिक आर्थिक हालात की अधूरी जानकारी मिल रही है। $1 ट्रिलियन का व्यापार सरप्लस भारत के लिए खतरा। चीन का $1 ट्रिलियन का व्यापार सरप्लस उसकी वैश्विक आर्थिक शक्ति का प्रमाण है। दरअसल ये आंकड़ा भारत की कुल जीडीपी लगभग $3 ट्रिलियन के 1/3 के बराबर है। इसके अलावा चीन का ये सरप्लस अकेले भारत के पिछले 3 सालों के कुल व्यापार, निर्यात और आयात के बराबर है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत और चीन के बीच आर्थिक खाई लगातार बढ़ती जा रही है। इसी सिलसिले में भारत चीन व्यापार संबंधों पर नजर डालें तो ये चिंता का विषय बन जाता है। दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा लगभग $100 अरब है, जिसमें भारत चीन से $121 अरब का सामान आयात करता है, जबकि केवल $18 अरब का निर्यात करता है। यद्यपि भारत ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाएं शुरू की हैं, फिर भी आयात पर निर्भरता कम करने में सफलता नहीं मिली है। इसी कारण चीन से आयात 2018 में $70 अरब से बढ़कर 2024 में $121 अरब हो गया है, जबकि चीन को भारत का निर्यात लगभग $19 अरब पर स्थिर बना हुआ है। चीन ने यह मुकाम कैसे हासिल किया? चीन की ये आर्थिक उपलब्धि कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये दशकों की सुनियोजित रणनीति और उसके प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है। चूंकि चीन ने अपनी घरेलू उत्पादन क्षमता को मजबूती से विकसित किया है, इसलिए उसने अपनी आयात निर्भरता को व्यवस्थित रूप से कम किया है। इसका प्रमाण ये है कि चीन का आयात से जीडीपी अनुपात घट रहा है, जबकि निर्यात से जीडीपी अनुपात बढ़ रहा है। एक दिलचस्प उदाहरण चीन के स्टील उत्पादन का है। वह ब्राजील जैसे देशों से लौह अयस्क का आयात करता है, उसे घरेलू स्तर पर प्रोसेस करता है और फिर तैयार स्टील उत्पादों को वापस ब्राजील को निर्यात करता है। परिणाम स्वरूप चीन की इस रणनीति ने यूरोप सहित कई वैश्विक उद्योगों को कमजोर कर दिया है, जहां टाटा स्टील जैसी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। आर्थिक ताकत से भू राजनीतिक ताकत। चीन का आर्थिक उदय केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उसकी भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। दरअसल मेड इन चाइना 2025 पहल से स्पष्ट होता है कि चीन रोबोटिक्स, सैन्य हार्डवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एरोस्पेस उद्योगों में वैश्विक प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजना एक रणनीतिक चाल है, जिससे वह एशिया, अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को वित्त पोषित करके आर्थिक प्रभाव बढ़ा रहा है। नतीजतन कई देश चीन के ऋण जाल में फंस चुके हैं। खासकर भारत के लिए ये एक गंभीर सुरक्षा खतरा बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों में चीन की उपस्थिति लगातार बढ़ रही है। भारत को क्या करना चाहिए? स्पष्ट है कि भारत को इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी होगी। इस दिशा में कुछ आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया से मेड इन इंडिया की ओर बढ़ना।
भारत को अपनी उत्पादन नीतियों में सुधार करना होगा ताकि स्थानीय उत्पादन और मूल्यवर्धन को बढ़ावा मिले। दूसरा, अनुसंधान और विकास यानी कि R&D निवेश में वृद्धि। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास में पर्याप्त संसाधन आवंटित किए जाने चाहिए। तीसरा, सरकारी कामकाज को अधिक पारदर्शी बनाना। नीति निर्माण में डेटा संचालित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है, जिससे सही और त्वरित निर्णय लिए जा सके। और अंतिम, व्यापार नीतियों को मजबूत करना। घरेलू उद्योगों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए नीतियां बनानी होंगी और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लक्षित रणनीतियां अपनानी होंगी। इसलिए निष्कर्ष ये है कि अंततः भारतीयों को यह समझना होगा कि चीन का व्यापारिक प्रभुत्व केवल आर्थिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन को बदलने वाला कारक है। इसलिए भारत को इस अवसर यानी विशेष रूप से कोविड-19 के बाद की परिस्थिति का लाभ उठाना चाहिए और अपनी आर्थिक तथा रणनीतिक नीतियों में बदलाव करके मजबूती बनानी चाहिए। अगर भारत इसमें असफल रहता है तो चीन की लगातार बढ़ती शक्ति, उसकी आर्थिक संप्रभुता, भू राजनीतिक स्थिति और अंततः उसकी स्वतंत्रता के लिए खतरा बन सकती है।